जो हमें चैप्टर पढ़ना है फिजिक्स का, ये भौतिक विज्ञान का आपका चैप्टर नंबर 3 है और पूरे विज्ञान के हिसाब से ये चैप्टर नंबर कौन सा है 12। तो हमें अब विद्युत के बारे में जानना है कि विद्युत क्या होता है, या फिर विद्युत से के अंदर जो टॉपिक पढ़ने हैं वो है आपका विद्युत विभव, विद्युत धारा, आवेश, विद्युत शक्ति, ये सब पढ़ने हैं इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि विद्युत क्या होता है। ठीक है, तो विद्युत क्या होता है, एक ऊर्जा का रूप होता है, ऊर्जा का रूप। विद्युत क्या होता है, एक ऊर्जा का रूप होता है जो आवेशों के कारण होता है। ठीक है, जो आवेश के कारण चलता है। ठीक है, आवेश के कारण उत्पन्न होती है, आवेश के कारण उत्पन्न होती है, यह आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए विद्युत क्या होता है तो क्या बोलोगे, विद्युत एक ऊर्जा का रूप है जो आवेश के कारण उत्पन्न होती है। तो इसमें जो विद्युत है ये आपके पास कितने तरीके की ऊर्जा है, ये भी 2 तरीके की होती है। एक होती है विद्युत चालन, ये क्या होता है, विद्युत चालन। तो नाम से पता चल रहा है कि जो विद्युत चालन क्या होगा, जिसमें आवेश क्या होते चलते हैं। ठीक है, विद्युत चालन कौन सा विद्युत होगा, जिसमें आवेश क्या करेंगे, आवेश चलते हैं। ठीक है, आवेश के चलने की वजह से, आवेश के चलने की वजह से जो ऊर्जा होगी उसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत चालन। दूसरा आता है विद्युत स्थैतिक, विद्युत स्थैतिक, विद्युत स्थैतिक 12th में आपका पूरा ये चैप्टर है। ठीक है, तो विद्युत स्थैतिक होता है जिसमें आवेश क्या होते हैं, आवेश होते हैं रुके हुए, आवेश क्या होते हैं, रुके हुए। तो जो हमारे पास विद्युत है ये ऊर्जा का रूप है जो आवेश के कारण उत्पन्न होती है, और ये 2 प्रकार के, तो विद्युत चालन, एक होता है विद्युत स्थैतिक। विद्युत चालन होता है जिसमें आवेश क्या होते हैं, चलते हैं या फिर आवेश के चलने की वजह से होती है, और विद्युत स्थैतिक होती है जो आवेश के रुके हुए की वजह से होती है। ठीक है, आगे हमें जानना है कि आवेश क्या होता है। ठीक है, तो अगर आवेश की बात करी जाए, आवेश जो टॉपिक है, आवेश को प्रदर्शित करा जाता है किससे, क्यू से। ठीक है, तो आवेश को जो प्रदर्शित करेंगे वो किससे करेंगे, क्यू से। ये क्यू है। अब जो आवेश है, आवेश क्या होता है, तो आवेश के प्रकार जानने हमने, तो आवेश होते हैं वो कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपके पास कौन सा, धनावेश, और एक होता है कौन सा, ऋणावेश। एक होता है धनावेश और एक होता है ऋण आवेश। धनावेश मतलब हो गया जिसके ऊपर पॉजिटिव जो चार्ज रहता है। ठीक है, ऋणावेश, इसका अगर एग्जांपल की बात करी जाए तो एक आता है आपके पास इसमें क्या, प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, धनावेश, यानी कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। और अगर बात करी जाए ऋणावेश की तो इसमें आता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश होता है, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है आपके पास कितना वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो भी आपको याद रखना कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है, ये प्रोटॉन का आवेश धनात्मक होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर धनावेश कैसे उत्पन्न होता है आपको याद रखना है। अगर कांच को हम किसके साथ रगड़ते हैं, जो हमारे पास जो मखमल होता है, सूती वस्त्र होता है, अगर सूती वस्त्र के साथ, सूती जो वस्त्र होते हैं, अगर उसके साथ हम कांच को रगड़ते हैं तो कांच के ऊपर जो आवेश आता है वो कौन सा आता है, धनावेश। अगर हम कांच को इबोनाइट की छड़ के साथ रगड़ते हैं, इबोनाइट की छड़ के साथ रगड़ते हैं तो इसके ऊपर जो चार्ज आता है वो कौन सा आता है, ऋणावेश। और ऋणावेश होता है कौन सा, इलेक्ट्रॉन की वजह से, और जो धनावेश होता है प्रोटॉन की वजह से। प्रोटॉन के अंदर कितना चार्ज होता है, धनात्मक होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब, और इलेक्ट्रॉन के अंदर होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब ऋणात्मक। ठीक है, अब अगर आगे की बात करी जाए, कभी कभी पूछा जाता है मूल आवेश क्या होता है, तो मूल आवेश की जो वैल्यू है, सबसे न्यूनतम जो आवेश होता है, अगर मूल आवेश पूछा जाए तो सबसे न्यूनतम आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश रहता है। ठीक है, आगे बात करी जाए आवेश का मात्रक पूछा जाए, एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, अगर आवेश का एसआई मात्रक पूछा जाए आपसे तो वो होता है क्या, कूलम्ब। तो आपको याद रखना है कूलम्ब, या फिर इसको सी से रिप्रेजेंट करा जाता है, तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है, जो आपको याद रखना है। ठीक है, आगे का जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो अगला टॉपिक आपका, ये आवेश खत्म हो गया आपका। इसके बाद अगर ये पूछा जाए कि भाई अगर 2 समान आवेश है, 2 समान आवेश
एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, ठीक है, आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है, प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करते हैं मतलब एक दूसरे से दूर हटते हैं। जैसे अगर एक धनावेश है और दूसरा भी धनावेश है तो क्या करेंगे, एक दूसरे से क्या हटेंगे, दूर हट जाते हैं, ठीक है। या फिर दोनों ही ऋणात्मक है, दोनों ही ऋणावेश है तो ये भी क्या हो जाते हैं, दूर हट जाते हैं। तो अगर पूछा जाए कि भाई दो धनावेश है या फिर दो ऋणावेश है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो आपको याद रखना है जब अगर दो समान आवेश है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, ठीक है। और अगर दो विपरीत आवेश है, अगर दो विपरीत आवेश है, अगर दो विपरीत आवेश होगा, एक धनावेश और एक ऋणावेश विपरीत आवेश है, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, आकर्षित। तो आपको याद रखना है आकर्षित करते हैं। तो ये भी पूछ रहे थे कि भाई अगर दो विपरीत आवेश है, जैसे एक धनावेश और दूसरा क्या ले लिया, ऋणावेश, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित, यानी इनके बीच क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अगर विपरीत होंगे तो आकर्षण, अगर समान होंगे तो प्रतिकर्षण, ठीक है। आगे हमें जो पढ़ना है, अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो है आपको क्या, विद्युत धारा। अगला जो टॉपिक है वो कौन सा है, विद्युत धारा। धारा का मतलब होता है चलना, और विद्युत है तो इसमें आवेश होंगे, ठीक है। तो विद्युत धारा है जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आई से। तो अगर आवेश चलते हैं, आवेश के चलने को ही क्या बोला जाता है, समय के साथ जो आवेश चलते हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं, विद्युत धारा। आवेश के प्रवाह की दर, ठीक है, या फिर इसको हम बोले आवेश प्रवाह की दर बोल सकते हैं, या फिर हम बोलेंगे समय के साथ जो आवेश चलते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, विद्युत धारा। तो आपको इतना याद रखना है। तो I इक्वल टू क्या होता है, जब आवेश चलते हैं किसके साथ, समय के साथ। T का मतलब यहाँ पर क्या है, Q का मतलब है आवेश, ठीक है। और अगर बात करें T की मतलब, तो T का मतलब क्या है, समय। तो समय के साथ जो आवेश प्रवाहित होते हैं, जो चलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। अब अगर विद्युत धारा की किसकी बात करी जाए, मात्रक की, अगर इसके मात्रक की बात करी जाए, ऐसा मात्रक की, तो ऐसा मात्रक क्या होगा, अभी हमने आवेश का प्रकार क्या होता है, कूलाम, और समय का होता है सेकंड। समय का क्या होता है, सेकंड, और कूलाम पर सेकंड को बोला जाता है क्या, एम्पियर। कूलाम पर सेकंड को क्या बोलते हैं, एम्पियर, और इसको ए से भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आपको विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा होती है आवेश के प्रवाह की दर, या फिर इसको क्या बोलते हैं, Q बाई T, और इसका जो ऐसा मात्रक होता है कूलाम पर सेकंड, या फिर आपने क्या याद रखना है, एम्पियर। दूसरी बात आती है कि भाई ये जो विद्युत धारा है इसको मापा किससे जाता है, तो जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा को मापा जाता है किससे, मापा जाता है अमीटर, मापा जाता है किससे, इसको मापा जाता है अमीटर। अमीटर एक उपकरण होता है जिससे विद्युत धारा मापी जाती है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, अगर इसके सिंबल संकेत की बात करी जाए तो अमीटर का जो संकेत रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है, पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। नहीं तो फिर कुछ इस तरीके से बना सकते हैं अमीटर को, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से रहता है, वो बना हुआ रहता है स्केल टाइप का कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी बना सकते हो आप। तो इसमें रीडिंग रहती है, बाकी एक सुई लगी रहती है, तो इधर से उधर ही होता रहता है सारी चीजें, ठीक है। लेकिन आपको बस ये याद रखना, अमीटर का सिंबल बनाने के लिए आएगा नहीं, ठीक है। अगला जो टॉपिक पढ़ना है आपने, अगला टॉपिक नंबर 5 क्या, विद्युत विभव। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विद्युत विभव। विद्युत विभव की अगर बात करी जाए, विद्युत विभव बताता है हमें क्या, विद्युत विभव से पहले थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र होता है जो हमने आवेश पढ़े, आवेश के चार, अगर एक आवेश है या फिर बहुत सारे आवेश हैं, आवेश और आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, जहां पर वो किसी दूसरी वस्तु को क्या करता है, दूसरी जो आवेशित वस्तु होगी उसको या तो आकर्षित करेगा या फिर प्रतिकर्षित करेगा, उसको हम क्या बोल देते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो जो आवेश के चारों ओर का क्षेत्र है जहां पर एक दूसरी वस्तु को, आवेशित वस्तु को क्या करता है, आवेशित वस्तु को क्या कर सकता है, आवेशित वस्तु को या तो आकर्षित करता है या फिर प्रतिकर्षित करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। चाहिए वाला जो क्षेत्र है। तो अगर पूछा जाए विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो आप बोलोगे आवेश के चारों ओर का क्षेत्र या फिर आवेश समुदाय के चारों ओर का वो क्षेत्र जहां पर वो किसी दूसरे आवेशित वस्तु को या तो प्रतिकर्षित करेगा या फिर आकर्षित। प्रतिकर्षित कब करेगा, जब उसी के समान होगा आवेश, और अगर आकर्षित कब करेगा, जब विपरीत होगा आवेश, ठीक है। तो आवेश विद्युत क्षेत्र से संबंधित हमारा एक अगला टॉपिक आ जाता है क्या, विद्युत विभव।
विद्युत विभव में बताता है आवेश के प्रवाह की दिशा, कि आवेश कहां से कहां होगा। ठीक है, तो अगर पूछा जाए तो ये क्या बताता है, आवेश प्रवाह की दिशा, आवेश प्रवाह की दिशा के बारे में बताता है। तो आवेश के प्रवाह की जो दिशा होती है वो हमेशा याद रखना आपने, कहां से कहां होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। जब भी आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई आवेश कहां से कहां की तरफ चलता है, जैसे जो पानी होता है, पानी कहां चलता है, ऊंचाई से प्लेन की ओर, मैदानी इलाके की ओर। तो सेम ऐसे जो आवेश होता है वो उच्च विभव से कहां की तरफ चलता है, निम्न विभव की ओर, और यही आवेश प्रवाह की दिशा बताता है कौन, विद्युत विभव। अब जानते हैं कि विद्युत विभव होता क्या है, उसके बारे में जानते थोड़ा सा। तो विद्युत विभव की जो डेफिनेशन है बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, जैसे हमने एक ले लिया क्या, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, जिसके अंदर क्या होंगे, चार्ज होंगे जो आवेश से मिलकर बना होगा। और एक पॉइंट ले लेते हैं क्या, इनफाइनाइट, अनंत भार। वैद्युत क्षेत्र से जो भार जो बिंदु है अनंत। अगर हम वैद्युत क्षेत्र, अगर हम क्या करें, अनंत से इकाई आवेश को, यहां पर मैंने चार्ज ले लिया, यानी इकाई एक चार्ज ले लिया, इसको बोला था क्या, इकाई आवेश, इकाई आवेश, या फिर इसको एकांक आवेश भी बोलते हैं। क्या भी बोल देते हैं, एकांक आवेश। एकांक आवेश को अनंत से, जो एकांक आवेश हमारे पास अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लाएं। एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसको हम क्या बोल देते हैं, विद्युत विभव। तो V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q नॉट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई विद्युत विभव क्या होता है, तो क्या बोलोगे, एकांक आवेश को, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्या, विद्युत विभव। तो B इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q नॉट। अब अगर इसका पूछा जाए आपसे क्या, SI मात्रक, तो SI मात्रक क्या हो जाएगा इसका, W वर्क होता है, कार्य का होता है जूल, और आवेश का क्या होता है, आवेश का होता है क्या, कूलम्ब, और जूल पर कूलम्ब को क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला टॉपिक एक और आ जाता है हमारे पास, अगला आता है क्या, विद्युत विभवांतर। एक आ जाता है हमारे पास क्या, विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर क्या होता है उसको समझते हैं जरा, अंतर से पता चल रहा है इसमें। तो विद्युत विभवांतर क्या होता है, अगर हम एक वैद्युत क्षेत्र लें, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र या फिर विद्युत सर्किट परिपथ जो होता है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर हम दो बिंदु लें ऐसे, एक बिंदु कहां, उच्च विभव पे, एक बिंदु उच्च विभव बिंदु, और एक हमारा कौन सा, निम्न विभव बिंदु। अब यहां पर निम्न विभव बिंदु मान लिया हमारे पास कौन सा है, ए बिंदु, और ए से कहां पर ले जा रहा है, बी पे। अब उच्च विभव से निम्न विभव पे तो आवेश अपने आप आ जाता है। हमने पढ़ा कि भाई आवेश की प्रवाह की दिशा कहां होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। लेकिन अगर हमें आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव पर ले जाना है तो कार्य करना पड़ेगा। तो जो कार्य करना पड़ता है विद्युत क्षेत्र के अंदर, पहला वाला क्या था, अनंत से कहां ला रहे थे, वैद्युत क्षेत्र के अंदर। अभी क्या कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव पर ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभवांतर होगा उच्च विभव में से क्या करते हैं, ये बी पॉइंट मान लिया ए, तो उच्च विभव बिंदु में से निम्न विभव बिंदु को हटा देते हैं, इसलिए अंतर, ये अंतर हो गया। W अपन किसके बराबर होता है, Q नॉट के। ठीक है, तो ये हो गया विद्युत विभवांतर। ठीक, अब अगर इसकी भी अगर SI मात्रक पूछा जाए तो इसका भी SI मात्रक क्या होगा, इसका भी SI मात्रक क्या होगा, जूल पर कूलम्ब यानी वोल्ट होगा इसका भी SI मात्रक। अब अगर पूछा जाए कि भाई जो विद्युत विभवांतर है या फिर विद्युत विभव है, इसको किस उपकरण से मापा जाता है, तो इसको मापा जाता है किससे, वोल्ट मीटर से। ठीक है, ये पूछा जाता है। जैसे विद्युत धारा को किससे नाप रहे थे, अमीटर से, ऐसे विद्युत विभव या फिर विद्युत विभवांतर को किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा विद्युत विभवांतर के बारे में। अगला हमारे पास जो नियम आता है वो आता है ओम का नियम। अगला टॉपिक क्या जाता है हमारे पास, ओम का नियम। ठीक है, ओम का जो नियम है ये सामान्यतः किसके लिए, चालक के लिए। ठीक है, चालक पदार्थों के लिए, किसके लिए, चालक पदार्थों के लिए। ठीक, ओम का नियम होता है अगर ताप
दाब, अगर उनको हम क्या रखें, नियत रखें, तो जो चालक है, जैसे चालक के सिरों के बीच हमने क्या रखा, ये ले लिया चालक पदार्थ, ठीक है, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया किससे, बैटरी यानी सेल से, तो सेल से जोड़ दिया इसको, सेल होता है जिसका बड़ा जो टर्मिनल है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल को बोलते हैं एनोड, ठीक है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको क्या बोलते हैं, कैथोड। विद्युत धारा हमेशा ध्यान रखना कहां से कहां जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, विद्युत धारा हमेशा कहां जाती है, पॉजिटिव से कहां की ओर जाती है, हमेशा नेगेटिव की ओर, ठीक है। और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, विपरीत, ठीक है, विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, विपरीत। इलेक्ट्रॉन इधर को आते हैं और विद्युत धारा इसके अपोजिट आते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन इधर को आएंगे और जो विद्युत धारा उधर को। तो चालक के सिरों के बीच अगर बात करी जाए पॉजिटिव नेगेटिव, चालक के सिरों के बीच जो विद्युत विभवांतर होगा ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार ये है, चालक के सिरों के बीच, चालक के सिरों के बीच विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है का मतलब क्या, अनुक्रमानुपाती होता है इसका मतलब है कि जो V है वो अनुक्रमानुपाती है किसके, I के, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें ध्यान रखना है ताप, दाब या फिर जो घनत्व है वो सब क्या होने चाहिए, नियत होने चाहिए, वो बदलने नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है। और भी अगर यहाँ पर हम अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं तो एक नियतांक आ जाता है, यहाँ पर एक क्या आ जाता है, नियतांक। इसी नियतांक को हम क्या भी बोल देते हैं, प्रतिरोध, और इस प्रतिरोध को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, R से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं V इक्वल क्या बन जाएगा, I into R, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, ओम का नियम। अब अगर ओम के नियम में बी और आई के बीच ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, इसमें एक रेखीय ग्राफ बनता है, ठीक है। एक तो मैंने ले लिया आई और एक तो मैंने क्या ले लिया बी, ये वोल्टेज, ये विद्युत धारा। तो जो ग्राफ बनता है इसमें कुछ ऐसे आएगा आपको, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, आई के। तो कैसा मिलता है, रेखीय ग्राफ। आपको याद रखना है ओम के नियम में B और I के बीच जो ग्राफ मिलता है वो कैसा रहता है, रेखीय, बिल्कुल सीधी रेखा रहती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये। अब अगला जो हमको पढ़ना है टॉपिक वो पढ़ना है क्या, अभी हमारे पास क्या, प्रतिरोध, ठीक है। तो प्रतिरोध के बारे में जानना है थोड़ा। तो प्रतिरोध क्या होता है, वो चालकों का क्या होता है, प्रतिरोध विद्युत धारा को रोकता है। तो हेडिंग लिखने के लिए नेक्स्ट आपने क्या, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या होता है, किससे प्रदर्शित करते हैं, R से, ठीक है। तो प्रतिरोध होता है जो विद्युत धारा का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत धारा को रोकता है, विद्युत धारा को रोकता है, ठीक है। ध्यान रखना है आपने, इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जो R है वो I का क्या होता है, हमेशा उल्टा, ठीक है, विद्युत धारा को रोकता है। अब ये तार जो होती है, चालक तार, इनके पास रहता है खुद। तो जिस प्रकार से अगर हम बात करें, जब हम किसी तल पर चल रहे हैं, नीचे जमीन पे चल रहे हैं, तो हमारे ऊपर क्या लगता है, घर्षण बल। उसी तरीके से तार में जब करंट चलती है तो उसके ऊपर जो प्रतिरोध होता है वो भी घर्षण का काम करता है, ठीक है। तो ये रोकता है करंट को, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने बस, ठीक है। अब हम R इज इक्वल टू पढ़ चुके हैं, ओम के नियम से भी पढ़ा था, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। अगर यहाँ से R इज इक्वल टू देखोगे तो क्या बनेगा, V अपॉन I। तो इस फॉर्मूले से हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो I और R है एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर I अगर ज्यादा होगी तो R कम, अगर I कम तो R क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अगर इसकी बोला जाए क्या SI मात्रक को, तो इसका SI मात्रक क्या होगा, विद्युत विभव का हम पढ़ चुके, क्या होता है, वोल्ट। विद्युत विभव का क्या पढ़ चुके हैं, वोल्ट। विद्युत धारा का क्या पढ़ चुके हैं, एम्पियर, ठीक है, एम्पियर पढ़ चुके हैं। तो वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या बोलते हैं, ओम, या फिर ओम को प्रदर्शित करा जाता है किससे, ये ओमेगा से, ठीक है, ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है इसको। तो ये हो गया हमारे पास क्या, प्रतिरोध के बारे में। आगे अगर बात करी जाए कि भाई प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, ठीक है। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। पहला होता है पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति, कि जो पदार्थ हमने प्रयोग कर रखा उसकी प्रकृति कैसी है, कि वो चालक है, कुचालक है या फिर अर्धचालक है। अगर चालक होगा तो आपको पता है चालक में विद्युत धारा अच्छी बहती है, मतलब उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम।
अगर कुचालक है तो उसका प्रतिरोध अनंत होता है ना, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा जो हमारे पास फैक्टर आता है वो आता है ताप। अगर चालक का ताप बढ़ा दे, अगर हम चालक का क्या कर देंगे, ताप बढ़ा देंगे, तो जो प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, प्रतिरोध भी बढ़ता है। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर हम किसी चालक का ताप बढ़ा देते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, तो उसका जो प्रतिरोध होगा चालक का प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो दूसरा कारक ये है। तीसरे की अगर बात करी जाए तो तीसरा होता है चालक की लंबाई। चालक की लंबाई, तो चालक की लंबाई की अगर बात करी जाए L, ठीक है। चालक की लंबाई प्रतिरोध के साथ क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। मतलब ये हुआ इसका, अगर लंबाई बढ़ेगी, अगर चालक की लंबाई बढ़ा देंगे, तार की जितनी लंबी तार लेंगे उसका प्रतिरोध भी उतना ही क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब उसमें विद्युत धारा क्या हो जाएगी, कम, यानी विद्युत धारा का क्या होगा, रुकावट ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि प्रतिरोध क्या होता है उसका ज्यादा रहता है। ठीक है, वैसे अगर बात करी जाए किसकी, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की अगर बात करी जाए, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये होता है, जैसे ये चालक मान लिया, तो जो ये चालक है इसका जो ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ये अनुप्रस्थ, ये होता है इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, या फिर ये जो इस साइड का। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है, तो इस तरीके का ये क्षेत्रफल, ये तो पूरा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इसको बोलते हैं, जो इसका क्रॉस में आता है, इसको बोलते हैं क्या, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर एरिया उल्टा है एक दूसरे के, अगर एरिया बढ़ेगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ेगा, अगर ये मार्कर क्या करा, चौड़ा कर दिया, मोटा बना दिया, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, कम। ठीक है, और अगर इसका क्या कर दिया हमने, एरिया घटा दिया, मतलब पतला बनाया इसको, तो फिर रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। तो आपको याद रखना है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं, 4। एक है पदार्थ की प्रकृति, एक है ताप, ताप अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ता है चालक का, चालक की लंबाई, लंबाई अगर बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा, और एक है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अगर उल्टा होता है, ठीक है, अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होता है, घट जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला जो हमें टॉपिक पढ़ना है, इसमें अगला टॉपिक है आपका क्या, प्रतिरोधों का संयोजन। ये पूछ लिया जाता है, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोध को किस तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है, एक प्रतिरोध का मतलब ये हो गया जो धारा को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, विद्युत धारा का क्या करते हैं, ह्रास करते हैं। जैसे बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट होगी, पंखा हो गया, फ्रिज हो गया, यही चीज क्या होता है, प्रतिरोध। ठीक है, जो धारा को लेंगे। ठीक है, तो जो संयोजन है ये दो प्रकार से करा जा सकता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन। क्या होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन की अगर बात करी जाए, इसमें क्या होता है, प्रतिरोध एक के बाद एक लगा दिए जाते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, प्रतिरोध एक के बाद एक। जैसे ये पहला प्रतिरोध लगा दिया, ये इसका सिंबल होता है प्रतिरोध का सिंबल, फिर दूसरा लगा दिया इस तरीके से, फिर तीसरा लगा दिया इस तरीके से। ये जो संयोजन होता है, ये मान लिया R1 है, ये R2 है, ये R3, और ऐसे बहुत सारे लगा दिए, N तक लगा दिए ऐसे कुछ। ठीक है, तो ये जो हमारे पास प्रतिरोध, इसको क्या बोला जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध कितना होता है उसको कैलकुलेट करा जाता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन होता है। दूसरा होता है हमारे पास कौन सा, पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम, या फिर इसको क्या भी बोलते हैं, समांतर क्रम भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो जो समांतर क्रम संयोजन है प्रतिरोधों का, वो कुछ इस तरीके से होता है कि इसको जब हम रेजिस्टेंस को लगाते हैं तो इसके एक तरफ के जितने भी रेजिस्टेंस लगेंगे, इनके एक तरफ का सारा करंट एक ही बिंदु पे मिलता है। ठीक है, और भी लगाएंगे अगर इस तरीके से, तो वो भी एक ही तरफ मिलते जाएंगे ऐसे। ठीक है, एक ही बिंदु पे मिलता है सारे सारे, R1, R2, R3 ऐसे कुछ, या फिर N तक लगा दो ऐसे कुछ। ठीक है, तो ये जो हमारे पास संयोजन मिलता है कौन सा होता है, पार्श्व क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन कैसा रहता है, रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध कितना आता है, कैसे इसको जोड़ते हैं। पार्श्व क्रम या फिर समांतर क्रम में प्रतिरोध कुल कितना आता है, किस तरीके से कुल प्रतिरोध निकाला जाता है, तो उसको कर रहे हैं कैलकुलेट। ठीक है, तो पहले श्रेणी क्रम संयोजन को देख रहे हैं। ठीक है, तो जो पहला संयोजन पढ़ना है कौन सा, श्रेणी क्रम संयोजन।
श्रेणी क्रम में संयोजन में एक के बाद एक लगाने हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है, जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा प्रत्येक प्रतिरोध में क्या रखनी है, समान। विद्युत धारा नहीं बदलती, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे, जितनी हमने भेज दी धारा 5 एम्पीयर तो सब में 5 एम्पीयर रहेगी, लेकिन विद्युत विभव इसमें क्या हो जाता है, बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, यानी सबका अलग अलग होगा। ठीक है, यानी जो विद्युत विभव होगा प्रत्येक प्रतिरोध का क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, मीनिंग ये हुआ इसका, जैसे अगर हमारे पास क्या है, इस तरीके से हमने प्रतिरोध लगा दिए, 3 प्रतिरोध लगा दिए ऐसे। ठीक है, और इसको मैं सेल से जोड़ दिया, पॉजिटिव नेगेटिव। ये ध्यान रखना, बड़ा जो डंडा होगा ये सेल का, वो क्या होता है, ये होता है पॉजिटिव यानी धनात्मक यानी एनोड, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को बोलते हैं क्या, कैथोड। ठीक है, तो ये सेल का सिंबल भी है। तो हमेशा धारा कहां जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो जो ये पहला प्रतिरोध है R1, दूसरा है R2, अगला कौन सा है R3। इसमें जो करंट जाएगी, यहां पर भी आई होगी, यहां पर भी आई और यहां पर भी आई। लेकिन जो वोल्टेज की अगर बात करी जाए तो पहले वाले में क्या होगी, V1 बदल जाती है सबके लिए, दूसरे के लिए क्या होगी V2 और अगले वाले के लिए क्या होगी V3। ठीक है, तो हमें इसमें कुल प्रतिरोध निकालने में कुल प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो कुल प्रतिरोध निकाल के देखते हैं, लेकिन उसको देखते हैं अभी। अगर मैं बोलूं कि कुल विभव कितना होगा इसमें, जो यहां से हम भेज रहे हैं बैटरी से, ठीक है, तो कुल विभव बढ़ गया। तो कुल विभव जो आया हमारे पास, कुल विभव आया हमारे पास कितना, V = V1 + V2 + V3। अगर 4 लगाएंगे रेजिस्टर तो +V4, जितने भी लगाएंगे प्लस होता चला जाएगा। अब हमने ओम के नियम से क्या पढ़ रखा, ओम के नियम से हमने पढ़ रखा कि V = क्या होता है, V = होता है क्या, IR। ये ओम के नियम से पढ़ रखा हमने। तो V की जगह क्या रख देंगे, IR। सिमिलरली V1 की जगह पे क्या आएगा, IR1, क्योंकि I तो नहीं बदल रहा है, तो IR1। V2 की जगह क्या आएगा, IR2, इसके लिए क्या आएगा, IR3। तो I सब में कॉमन है, तो I क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो R बराबर क्या आ जाएगा, R1 + R2 + R3। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कुल प्रतिरोध निकाल सकते हैं परिपथ का, अगर श्रेणी क्रम में लगे हुए होंगे। ठीक है, कुल प्रतिरोध बोलते हैं, या फिर इसको तुल्य प्रतिरोध भी बोल देते हैं, तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध में क्या होता है, श्रेणी क्रम में सारे प्रतिरोध क्या होते हैं, एक साथ एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो कुल प्रतिरोध इसमें क्या होता है, बढ़ जाता है। अब अगर हमें किसी संयोजन में प्रतिरोध बढ़ाना है तो हमें कौन सा क्रम लगाना है, श्रेणी क्रम संयोजन, क्योंकि इसमें सारे रेजिस्टेंस क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, सीधे जुड़ते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये। तो जो ये शादी पार्टियों में जो बल्ब लगे हुए रहते हैं एक के बाद एक बहुत सारे, वो कौन सा संयोजन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन। ध्यान रखना, जो शादी पार्टी में जो संयोजन होता है, एक ही स्विच से सारे के सारे क्या होते हैं, ऑन हो जाते हैं। दूसरा आता हमारे पास कौन सा, समांतर क्रम संयोजन। दूसरा कौन सा आता है, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो दूसरा जो समांतर क्रम संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में ये अलग अलग हो जाती है विद्युत धारा, और ये समान रहती है। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन ये दो बिंदु के बीच यानी विभव क्या रहता है, समान, और विद्युत धारा क्या होती है, अलग अलग। इसमें दो ही बिंदु रहते हैं और उसके बीच सारे प्रतिरोध लगा दिए जाते हैं। जैसे ये लगा दिया R1, फिर इसके साथ एक और रेजिस्टेंस लगा दिया इस तरीके से, फिर एक और भी लगा दिया, है ना, इस तरीके से 3 रेजिस्टेंस लगा दिए। ये R1 मान लिया, ये R2 मान लिया, क्या मान लिया, R3, इस तरीके। और ये बिंदु मान लिया एक A और एक B। तो दो बिंदु के बीच जितने भी प्रतिरोध लगाएंगे उनका विभव हमेशा क्या रहेगा, समान। इसका भी B होगा, इसका भी B होगा और इसका भी B। लेकिन अगर यहाँ पर विद्युत धारा की बात करी जाए तो जो विद्युत धारा आएगी ना, I यहाँ इसमें चली जाएगी, I1 बट जाती है इसमें, ये I2 और इसमें क्या हो जाएगी, I3। ठीक है, तो विद्युत धारा कुछ इस तरीके से हो जाती है, इससे लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं भाई कुल विद्युत धारा कितनी होगी, तो कुल विद्युत धारा हो जाएगी कितनी, कुल विद्युत धारा हो जाएगी आपकी कितनी, कुल विद्युत धारा हो जाएगी I बराबर कितने में बढ़ गई, 3, I1 + I2 + I3। ठीक है, तो यहाँ पर I1 + I2 I3 की ओम के नियम से हमने पढ़ रखा, B = क्या होता है, IR। तो I = क्या आएगा, B/R। तो I की जगह क्या रख देंगे, B/R। I1 की जगह क्या आएगा, तो I1 के साथ कौन है, B और R1, तो B/R1, क्योंकि B तो नहीं बदलेगा, बाकी जितने भी रेजिस्टेंस लगाएंगे उसी तरीके से बढ़ता रहता है। तो अगला क्या आएगा, B/R2, फिर अगला क्या आएगा, B/R3। तो B सब में कॉमन है, कट जाएगा, तो ये कितना आएगा रेजिस्टेंस, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो समांतर क्रम संयोजन में जब हम कुल प्रतिरोध निकालते हैं
या फिर तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो कैसे जुड़ते हैं, उल्टे जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। और इसमें कुल प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है, कम हो जाता है। तो अगर हमें प्रतिरोध कम करना है तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, समांतर क्रम संयोजन। तो जो हम घरों में जो ये हमारा संयोजन होता है लगा हुआ, अलग अलग रूम के लिए अलग अलग स्विच रहते हैं, है ना। तो वो जो संयोजन होता है वो कौन सा होता है, वो होता है हमारे पास कौन सा संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। शादी पार्टी में कौन सा होता है, श्रेणी क्रम संयोजन। लेकिन जो घरों के जो बाहर मेन स्विच होता है कंट्रोल करने के लिए, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, वो घरेलू परिपथ के साथ, जो घर के अंदर पूरा परिपथ है उसके साथ कैसा होता है, श्रेणी क्रम में, ताकि अगर कुछ डैमेज आ जाए सर्किट में, परिपथ में, तो एकदम से उसको खींचते हैं तो सारे सारे एक साथ क्या हो जाता है, बंद। तो जो मेन स्विच होगा वो श्रेणी क्रम में होता है, किसके साथ, घरेलू परिपथ के साथ। और जो अंदर हमारा घरेलू परिपथ है वो समांतर क्रम में होता है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। शादी पार्टी में जो क्रम रहता है कौन सा होता है, श्रेणी क्रम, ठीक है। तो आगे देखते हैं जरा, इसमें आगे आ जाता है हमारे पास क्या, अगला जो टॉपिक है वो आता है हमारे पास क्या, ये विद्युत धारा। विद्युत धारा नहीं, विद्युत शक्ति। अगला जो टॉपिक हमारे पास कौन सा है, विद्युत शक्ति। अगला टॉपिक आता है विद्युत शक्ति या फिर विद्युत सामर्थ्य बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से। तो विद्युत शक्ति जो होती है ये होता है कि भाई कोई भी जो उपकरण है वो कितना कार्य कर सकता है समय के साथ, ठीक है। तो P इक्वल टू होता है कार्य करने की दर या फिर कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की जो क्षमता उसको हम शक्ति बोलते हैं, कार्य करने की दर, ठीक है। तो P इक्वल टू क्या होता है, W/T, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जो W किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्य को। W किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्य को। और ये हमारे पास क्या है, समय। और अगर आपको इसकी SI यूनिट पूछी जाए तो इसका जो SI मात्रक होता है, SI मात्रक क्या, कार्य का क्या होता है, जूल, कार्य का जूल होता है, ठीक है। और समय का क्या होता है, सेकंड। और जूल पर सेकंड को बोला जाता है क्या, वाट। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो विद्युत शक्ति का ये आ गया आपके पास मात्रक, तो जूल पर सेकंड, और इसको हम क्या बोल देते हैं, वाट बोल देते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक। अब अगर इसके और अन्य मात्रक पूछे जाए पावर के, तो पावर का एक मात्रक है वोल्टेज और आई की टर्म में B/I, B/I। एक और फॉर्मूला है पावर का I²/R, ये I और किसके टर्म में, R के पदों में। या फिर एक और पावर का जो आपके इसमें फॉर्मूला है B²/R, तो ये भी आपके पास, ठीक है। तो पावर के कुछ फॉर्मूले मात्रक, लेकिन सभी का क्या है, वाट है, ठीक है। लेकिन कभी कभी इसका ये कमर्शियल मात्रक पूछा जाता है, तो इसका एक मात्रक और आता है, कमर्शियल बोला जाता है इसको, औद्योगिक मात्रक। तो शक्ति का अगर औद्योगिक मात्रक पूछा जाए, ठीक है, औद्योगिक मात्रक, तो आपको याद रखना है वो होता है अश्व शक्ति। क्या होता है, अश्व शक्ति। तो जो ये अश्व शक्ति है ये भी शक्ति का मात्रक होता है। और अगर पूछा जाए कि एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, एक अश्व शक्ति में होते हैं आपके पास कितने वाट है, 746 वाट। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यह हो गया हमारे पास किसके बारे में, शक्ति के बारे में। अगर पूछा जाए विद्युत शक्ति क्या होती है तो क्या बोलोगे, कार्य करने की दर। बाकी मात्रक लिख चुके हैं, ये थोड़ा आपको याद रखना है, ठीक है। अगला आ जाता है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। देखा होगा जब हम विद्युत धारा चलाते तो कुछ ना कुछ उसकी वजह से बल्ब हो जाता है, गर्म हो जाता है, हीटर होता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। तो विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। तो जब किसी चालक की तार में, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा बहती है तो तार के प्रतिरोध के कारण उसका क्या होता है, विरोध हो जाता है, जिसके कारण क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। तार के प्रतिरोध के कारण विद्युत धारा तार या चालक पदार्थ में ऊष्मा उत्पन्न कर देती है, ठीक है। ऊष्मा उत्पन्न कर देती है, उत्पन्न कर देती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव है ये ऊर्जा के रूप में हमें ऊष्मा मिलती है। तो देखा होगा जैसे इसका एग्जांपल अगर बात करी जाए विद्युत हीटर, तो जो ऊष्मीय प्रभाव विद्युत धारा का कहाँ यूज कर लेते हैं, इसका उपयोग कर लेते हैं विद्युत हीटर। या फिर आपने देखा होगा जो बल्ब होता है
जो बल्ब होता है पीला सा, वो क्या होता है, गर्म हो जाता है कुछ टाइम के बाद, उसमें जो फिलामेंट लगा रहता है वो होता है किसका, टंगस्टन का। क्योंकि टंगस्टन का जो गलनांक होता है बहुत हाई होता है, उच्च होता है, जल्दी पिघलता नहीं है, 3580। ठीक है, विद्युत ये जो टंगस्टन है, टंगस्टन का जो गलनांक होता है, टंगस्टन का गलनांक होता है कितना, बहुत ज्यादा उच्च होता है, 3500 कितना होता है, 80 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए बल्ब के फिलामेंट में इसको प्रयोग करते हैं ताकि जल्दी जल्दी ना पिघले। और इसके साथ गैस भर दी जाती है बल्ब के अंदर, कौन सी, नाइट्रोजन और आर्गन, क्योंकि वो जल्दी जल्दी रिएक्शन नहीं करती इसके साथ और जल्दी बल्ब को क्या नहीं होने देती है, खराब नहीं होने देती है। ठीक है, कौन कौन सी गैस, आर्गन और नाइट्रोजन। ठीक है, तो विद्युत हीटर हो गया, या फिर विद्युत ओवन देखा होगा, ओवन होता है जो दुकानों में रहता है, ये गर्म करने के लिए होता है, किसी भी चीज को अगर ठंडी चीज है और उसको गर्म करना तो उसमें रख दिया जाता है, गर्म करते हैं। या फिर गीजर देखे हुए घर पे, पानी को जो गर्म करने के लिए यूज करते हैं। या फिर विद्युत इस्त्री जिसको प्रेस बोलते हैं, विद्युत इस्त्री। ठीक है, विद्युत इस्त्री जो होती है उसको प्रेस, जो कपड़ों पे लगाई जाती है। तो ये सारे के सारे क्या है, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव के एप्लीकेशन है। अब अगर इसमें बात करी जाए इसके फॉर्मूलों की, हमने पढ़ा अभी P क्या होता है, W/T। तो जो कार्य होता है एक ऊर्जा के समान होता है। ठीक है, कार्य और ऊर्जा एक ही चीज होती है, तो इसको हम H, हीट भी लिख सकते हैं फॉर्म में T। तो H क्या आ जाएगा, हीट मतलब उष्मा। ठीक है, ये उष्मा है, तो उष्मा एक ऊर्जा, ऊर्जा जब तक ऊर्जा होगी तभी तक कार्य होता है, इसीलिए उष्मा यानी ऊर्जा और जो कार्य बराबर होता है। ठीक है, तो H क्या लिख सकते हैं, P × T। ठीक है, P × T। अब अगर H का अगर आपसे मात्रक पूछा जाए तो मात्रक क्या होता है, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल है और ये भी क्या होता है, जूल, तो इसका जो मात्रक पूछा जाए आपसे तो क्या होगा, जूल। तो याद रखना है आपने। बाकी P के हमने बहुत सारे मात्रक पढ़े, उसको रखते चले जाएंगे। P के क्या मात्रक पढ़ा, एक पढ़ा हमने B × I। T है इसके साथ, तो एक फॉर्मूला हो जाएगा इसका BIT। या फिर एक हो जाता है P की जगह क्या भी पढ़ता, I²R, एक मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स्ट्रा क्या, T। या फिर इसका फॉर्मूला एक बार क्या बनेगा, B² R और इनटू क्या हो जाएगा, T। तो ये जो उष्मा ऊर्जा है इसके फॉर्मूले BI और समय के टर्म में ये है हमारे पास, या फिर I²R T है ना। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, आगे हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपका क्या, विद्युत परिपथ। मतलब क्या पढ़ना है, विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ क्या होता है थोड़ा सा समझो जरा, लेकिन उससे पहले हमें क्या पढ़ना है, कुछ संकेत पढ़ने हैं। अगर बात करें जाए संकेत की कि किसके लिए क्या क्या संकेत दिया गया है वो पढ़ना है, फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे, विद्युत हीटर, ये विद्युत जो परिपथ है उसको पढ़ना है। ठीक, अब इसमें कुछ संकेत दिए गए, जैसे वोल्ट मीटर का संकेत है, या मीटर का संकेत है, ये तार का होता है, ये क्रॉस तार है, अगर हमें एक तार के ऊपर से तार निकालनी है, ये प्रतिरोध का है, ये होता है रियोस्टेट का। अगर हमें प्रतिरोध क्या करना है, बदलना है, परिवर्ती प्रतिरोध को घटाना बढ़ाना है तो उसका सिंबल है, या तो ये या फिर ऐसे भी बना सकते हैं RH। RH का मतलब होता है रियोस्टेट। ये जो कुंजी है इसको बोला जाता है क्या, ये बंद कुंजी होती है। बंद कुंजी जब मतलब स्विच क्या कर रखा हमने, ऑन कर दिया स्विच, यानी परिपथ ऑन है, यानी उसमें विद्युत जा रही है। और अगर स्विच ऐसा हो, इसको बोला जाता है खुली कुंजी, यानी परिपथ क्या ऑफ, यानी उसमें विद्युत धारा नहीं जा रही है। ऐसे ही अगर हम बात करें किसके लिए, बल्ब। अगर ऐसा कुछ बना हुआ है सिंबल तुम्हारे पास, अगर कुछ इस तरीके से दे रखा है, ये इस तरीके से बना रखा है, तो ये होता है बंद बल्ब। ठीक है, ये बल्ब के लिए है लेकिन बंद होगा ये। ठीक है, बंद बल्ब। और अगर इसमें कुछ ऐसे आगे लाइट के कौन सा होगा, खुला बल्ब होगा, तो ऐसे बना सकते हो। ठीक है, तो ये बल्ब के लिए हो गया। ऐसे ही तुम्हारे पास सेल के लिए होता है, जैसे ये है पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये किसका सिंबल है, सेल का। और अगर बहुत सारे सेल लगा दी जाए, जैसे इस तरीके से लगा दिए ऐसे कुछ, ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाता है, ये बन जाती है बैटरी। जैसे इसमें हमने बहुत सारे सेल श्रेणी क्रम में लगा दिए तो ये क्या बनती है, बैटरी। ये सेल और ये बैटरी, काम दोनों का एक ही, क्या देते हैं, विद्युत देते हैं दोनों। ठीक है, तो आपको याद रखना। तो छोटे वाले टर्मिनल को नेगेटिव मानते हैं और बड़े वाले को क्या, पॉजिटिव, धनात्मक, यानी ये एनोड और ये कैथोड, ये एनोड और ये कैथोड। ये ऊर्जा की सप्लाई करते हैं, तो विद्युत विभव की सप्लाई करते हैं। आगे कभी कभी आपका एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि भाई विद्युत, ये जो जूल है, जूल और किलोवाट आवर में क्या संबंध होता है। ठीक है, ये विद्युत ऊर्जा की मात्रा है। अगर पूछा जाए विद्युत ऊर्जा के मात्रक, तो मात्रक हमें पता है, ऐसा ही मात्रक अगर पूछा जाए क्या होता है, जूल। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का जूल होता है। लेकिन अगर ऐसी अन्य मात्रक की बात करी जाए तो अन्य मात्रक जो घर पे जो मीटर होता है, जो विद्युत मीटर होता है घरों पे लगा हुआ, उसमें जूल में नहीं मापा जाता है एनर्जी को, उसमें मापा जाता है किलोवाट
आवर में, किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा भी लिखा जाता है इसको, ठीक है। तो किलोवाट घंटे में मापा जाता है, तो आपको याद रखना है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भाई किलोवाट आवर तथा जूल में क्या संबंध होता है। तो किलोवाट आवर में क्या रहता है संबंध, उसको समझते हैं। 1 किलोवाट बराबर कितने वाट होते हैं, 1000 वाट, ठीक है। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 1 आवर में होते हैं कितने सेकंड, 60 इंटू 60 सेकंड, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट, फिर 1 मिनट में 60 सेकंड। अगर इन सबकी मल्टीप्लाई करी जाए तो 36 ऐसे कुछ बन जाएगा ये, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 36 इंटू, या फिर ऐसे लिख दो 3.6 इंटू 10 टू पावर कितना 6, और ये वाट सेकंड। और वाट सेकंड को हम क्या बोल देते हैं, वाट सेकंड को हम बोल देते हैं जूल, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई किलोवाट आवर में क्या रिलेशन होता है, तो आपने बोलना है 1 किलोवाट बराबर कितना होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ठीक है। पूछ लिया जाता है तो इसको आपको याद रखना है। कभी आ जाता है आपका घरेलू परिपथ, घरेलू परिपथ अगर बनाने के लिए आ गया, या फिर जो विद्युत परिपथ होता है वो आ जाता है बनाने के लिए, विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ आपको क्या बनाना है, सिंपल है। इसमें क्या लगा दो, ये बैटरी लगा दो पॉजिटिव नेगेटिव, और इसके साथ क्या भी लगा दो, स्विच लगा दो। अगर ऑन कर दिया तो जैसे इसमें बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, आपने क्या लगा दिया, इसके साथ बल्ब लगा दिया, या फिर इसके साथ कोई भी जो चीज, अगर ये ऑन है की, ये की लगा दिया, ये कुंजी, ठीक है, ये सेल लगा हुआ, और इसमें से सप्लाई दे दी, तो बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। बाकी इसके साथ आप फ्रिज, टीवी, फैन ये सब लगा सकते हैं। ये लगा दे, इसमें पंखा, टीवी लगा सकते हैं ना सभी, तो ये सब आता है इसके अंदर, विद्युत सर्किट के अंदर। अच्छा, अगर कुंजी हटा दी जाए तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो ये विद्युत परिपथ होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो जो ये चैप्टर था आपका, चैप्टर नंबर 12, या फिर भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 3, ये शुरू से लेकर लास्ट तक आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक थे वो उसमें थोड़ा सा कंप्लीट हो गया। एक टॉपिक बचा हुआ है आपका इसमें, क्या, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता बचता है, ठीक है, वो थोड़ा सा मिस हो गया था। तो जो प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता को प्रदर्शित करा जाता है किससे, रो से। तो प्रतिरोधकता क्या होता है उसको समझते हैं। प्रतिरोधकता रो, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा, R इज इक्वल टू, क्या पढ़ चुके हम, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। लेकिन अगर हम क्या करें, इस दोनों को कंबाइन कर दे तो क्या बनेगा, L अपॉन A। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते तो क्या आता है, रो, और L अपॉन क्या आ जाता है, A आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रो इज इक्वल टू क्या बनेगा, रो इज इक्वल टू बन जाएगा RA अपॉन में क्या, L, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि भाई प्रतिरोधकता होता क्या है। प्रतिरोधकता को हम क्या भी बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध भी बोल देते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिरोधकता क्या होता है, तो प्रतिरोधकता प्रतिरोध का एक गुण होता है, ठीक है। प्रतिरोध का क्या होता है, एक गुण। अगर हम एरिया इकाई कर दें, 1 सेंटीमीटर कर दें, या फिर 1 मीटर स्क्वायर कर दें, और जो लेंथ है उसको भी क्या कर दें, 1 मीटर इकाई बोला जाता है। तो इस केस में अगर देखें तो रो इज इक्वल टू क्या आएगा, रो किसके बराबर आ जाएगा, R के। A की जगह 1 रख दिया, L की जगह भी 1 रख दिया, तो रो बराबर क्या आ जाएगा, R। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई प्रतिरोधकता क्या होती है चालक की, तो आप बोलोगे जब किसी चालक का क्षेत्रफल तथा लंबाई इकाई हो या फिर एकांक हो, तो उसका जो प्रतिरोध होता है उसी को ही क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये। तो प्रतिरोधकता का अगर SI मात्रक पूछा जाए, SI मात्रक, तो प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या आएगा, यहाँ पर प्रतिरोध का क्या होता है, O, एरिया क्षेत्रफल जो होता है इसका क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ का क्या होता है, मीटर। 1 मीटर से मीटर कट जाएगा तो क्या बनेगा, ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक वो है ओम मीटर। और अगर इसकी परिभाषा पूछी जाए तो आपको पता होना चाहिए, जब किसी चालक का क्षेत्रफल और जो लंबाई हो इकाई हो, तो उसके प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहा जाता है। तो प्रतिरोधकता और प्रतिरोध एक ही चीज है। प्रतिरोधकता प्रतिरोध का गुण होता है जब क्षेत्रफल लंबाई क्या हो, इकाई, ठीक है। तो आपको याद रखना है।